नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। आज हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ टंडन, जिनके साथ हम पुराने दौर से चली आ रही एक बड़ी बीमारी डिप्रेशन से जुड़ी बातचीत करेंगे। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या है और क्या है डिप्रेशन सिस्टम। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन में जो मुख्य फीचर्स हम लोग को मिलते हैं वो सबसे बड़ा फीचर होता है कि आपका मन उदास रहता है। इस समय डिप्रेशन हार्ट डिजीज़ के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी है दुनिया में। और कहने को तो डिप्रेशन एक छोटी सी बीमारी लगती है जो किसी को भी हो जाती है, किसी की मौत नहीं होती, परंतु वास्तव में ये एक क्रॉनिक इलनेस है, एक गंभीर बीमारी है जो कि न तो केवल उस मनुष्य को जिसको डिप्रेशन होता है बल्कि उसके पूरे परिवार को और उसके पूरे समाज को इफेक्ट करती है। डिप्रेशन जो है, इसके पहचानने के मुख्य लक्षण जो हैं तो सबसे पहला तो यही है कि आपका मन उदास रहता है। मरीज का मन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बराबर उदास बना हुआ है तो हम उसको डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, कंसंट्रेशन नहीं लग पाना, ध्यान से कोई काम नहीं कर पाता, और इसके अलावा उसकी भूख, प्यास, नींद सभी कुछ अफेक्टेड हो जाती है। ज़्यादातर डिप्रेशन के पेशेंट्स में सुस्ती रहती है, बेचैनी रहती है, उनका किसी काम को करने में मन नहीं लगता, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है और भूख कम हो जाती है। किसी किसी डिप्रेशन के पेशेंट्स में भूख बढ़ भी जाती है। किसी भूख के हिसाब से ही वज़न का भी होता है, किसी किसी पेशेंट में वज़न बढ़ जाता है, किसी किसी में वज़न कम हो जाता है। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम पॉइंट आउट कर सकें कि हाँ ये अगर हमें दिख गई तो मतलब कि हाँ ये डिप्रेशन ही है। एक जनरल सी चीज़ें हैं, भूख नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है, उलझन सी है, बेचैनी सी है, पर मनुष्य डिप्रेशन में है, व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो इसलिए डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सर, आजकल तो बच्चों में भी डिप्रेशन आम हो गया है। हाँ, तो डिप्रेशन बच्चों में भी कॉमन है, लेकिन बच्चों में यूजुअली ये जो मैंने सिम्टम्स बताए डिप्रेशन के, ये बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। बच्चों में दूसरे ढंग की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बच्चों को स्कूल फोबिया हो गया, स्कूल नहीं जाना चाहता बच्चा, या छोटा बच्चा है तो हर समय अपनी मम्मी पापा से चिपक के रहना चाहता है, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने दूसरे साथ के बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, कंप्लेनिंग हो जाते हैं, बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, बात बात पे रोते रहते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ाते रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमको बच्चों में मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या अकेलापन डिप्रेशन की एकमात्र वजह है या अन्य कोई भी वजह है इसकी? नहीं, देखिए, अकेलापन तो कोई वजह नहीं है डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके सही पूछे तो क्या कारण है वो भी अभी पूरी तरीके से लोग जानते नहीं है कि डिप्रेशन होता क्यों है। हम लोग आज की तारीख में डिप्रेशन के जिन पॉसिबल कारणों को समझते हैं उसमें कुछ मुख्य हैं, उसको मैं नरेट कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो आपका आसपास का माहौल है वो आपको डिप्रेशन के लिए प्रेरित करता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस या तनाव, जो हमको रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की लाइफ में जो तनाव है, या कोई नुकसान हमको हो गया, किसी जानने वाले की मृत्यु हो गई या कोई पैसे का नुकसान हो गया, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। अगर माँ बाप को है तो बच्चे में हो रहा है, भाई बहन को है तो बच्चों में हो रहा है। फिर इसके बाद डिप्रेशन के जो रीज़न होते हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ब्रेन की संरचना। आपके दिमाग की जो संरचना है कभी कभी वो भी ऐसी डिफेक्टिव होती है कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। फिर दिमाग के केमिकल्स, दिमाग में जो भी हम लोग काम करते हैं, हमारा दिमाग जो भी काम करता है वो कुछ न्यूरोकेमिकल्स की मदद से काम करता है। तो वो न्यूरोकेमिकल्स के लेवल में गड़बड़ी, उनके काम करने के तरीके में गड़बड़ी, उनके जिन जगहों पे वो काम कर रहे हैं ब्रेन में उस स्थान पे गड़बड़ी, तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि किसी एक वजह से डिप्रेशन में गया मरीज़, लेकिन मल्टीपल कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है और जाता है। सर, जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि पेरेंट्स से कभी कभी आता है, तो क्या ये जेनेटिक डिसीज़ भी है?
जेनेटिक डिजीज़ के हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन वो इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है कि हम इसको क्लियरली कह सकें कि हाँ जेनेटिक लिंक है। लेकिन हाँ ये है कि फैमिली में ये चलता है, जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अब पिता को है तो बेटे को हो जाता है, भाई को है बहन को हो सकता है। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक ही कारण हो। कुछ लोगों ने कुछ जीन्स की खोज करी है जो कॉमन होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, लेकिन माना ज़्यादातर यही जाता है कि ये देख के हो रहा है कि अगर पिता को है, पिता के व्यवहार को देख कर के बच्चे ने भी उसी व्यवहार को अपना लिया और अल्टीमेटली डिप्रेशन में चला गया। हमें ये बताइए कि डिप्रेशन में आए व्यक्ति की जानकारी पाते ही आसपास के लोगों को कब सतर्क हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन को आदमी को पहचानना आना चाहिए, जो कि शायद आज की तारीख में हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि डिप्रेशन में व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी हो गई है। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को ये तो आइडिया होना ही चाहिए कि डिप्रेशन का मरीज करता क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसके व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मरीज़ जो है वो अकेला अकेला रहने लगेगा या चिड़चिड़ाने लगेगा, बिना बात पे लड़ने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। अगर आप क्लोज़ फैमिली मेम्बर है तो आप पाएंगे कि वो उसका खाना डिस्टर्ब हो गया है, या तो वो ज़्यादा खाने लगता है या ज़्यादातर केसेस में खाना कम हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर्ली सो नहीं पाता, या तो रात में वो सोने में उसको प्रॉब्लम होगी या फिर सुबह बहुत जल्दी उठ जाएगा। यूजुअली कोई एक चीज़ होती है, या तो पेशेंट जल्दी सो जाएगा, जल्दी उठ जाएगा, या पेशेंट बहुत देर रात से सोएगा फिर देर तक सोता रह जाएगा। तो ये तो मुख्य कारण है ही, ये तो मुख्य रूप से आप देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन के मरीज़ में ये है। इसके अलावा कभी कभी उसके डिसीजंस को भी हम लोग देख सकते हैं कि वो जो डिसीज़न ले रहा है अपने डे टू डे लाइफ में वो गलत होने लगते हैं। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा डिसीज़न ये व्यक्ति लेना चाहिए इसको, लेकिन वो ऐसे गलत डिसीज़न लेता है, तो वो व्यक्ति भी डिप्रेशन में हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें मरने के ख्याल, मरने की एक्टिविटी या मरने वाली चीज़ों को फैंटिसाइज करने लगता है, दुख भरी बातों में उसको मज़ा आने लगता है, या हर किसी चीज़ में दुख का एंगल ढूंढने लगता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति में इस टाइप की चीज़ें अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। और उसका माइंड कुछ पॉजिटिव नहीं रह जाता है, हर चीज़ नेगेटिविटी की तरफ खींचता है, नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है। तो सर अमूमन यही होता है कि जब भी हम किसी अपने या फिर परिवार वालों को बताते हैं कि डिप्रेशन जैसा कुछ फील हो रहा है या फिर माइंड पीस नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, इग्नोर करते हैं एक तरीके से। तो क्या ऐसे में जागरूकता होनी ज़रूरी है? जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन की बीमारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने 5 दिन दवा खाई और ठीक हो गया। डिप्रेशन क्रॉनिक बीमारी है। जिस व्यक्ति को एक बार डिप्रेशन होता है, आप ये मान के चलिए कि 2 साल के अंदर उसको निश्चित रूप से वो दोबारा अटैक करेगा। ये रिकरेंट इलनेस है। आज डिप्रेशन हुआ वो कम से कम 3-4 महीने 5 महीने तक रहेगा, उसके बाद 1-2 महीने हो सकता है पेशेंट ठीक रहे, उसके बाद फिर उसको दोबारा डिप्रेशन का अटैक पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बार उसको डिप्रेशन का अटैक पड़ता जाएगा, डिप्रेशन की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम इसके साथ आती है वो ये कि डिप्रेशन मान लीजिए आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वो हल्का डिप्रेशन बना रहता है। अगर आपने डिप्रेशन डायग्नोज कर लिया, ट्रीटमेंट करा लिया, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हो सकता है फिर 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जो है वो रिकरेंस हो। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया या गलत ट्रीटमेंट कराया, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कराया, तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। वो जिसको कहते हैं ना, पूँछ बाकी रह गई, हाथी निकल गया, पूँछ बाकी है। डिप्रेशन निकल गया, लेकिन जो थोड़ा ट्रेलिंग सिम्टम्स हैं वो बचे हुए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम लाइफ में आती रहेगी। तो इसलिए एक कंप्लीट ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट डिप्रेशन का लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर और बीमारियों की तरह डिप्रेशन की भी कोई सिर्फ दवाइयों का इलाज होता है या और अन्य तरीके हैं? देखिए, डिप्रेशन का सिर्फ एक इलाज नहीं है, डिप्रेशन के कई इलाज हैं। दवाइयाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिना दवाइयों के तो बहुत मुश्किल है ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा काउंसलिंग्स हैं, साइकोथेरेपी है, योगा थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, इन सब चीज़ों का बहुत रोल है। लेकिन जब दवा के साथ इनको दिया जाता है तभी इन चीज़ों की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। और पूरी तरीके से डिप्रेशन तभी सबसाइड होगा जबकि दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके
दवाइयाँ भी और काउंसलिंग भी, साइकोथेरेपी भी, दोनों को मिला करके ट्रीटमेंट किया जाए तभी पूरी तरीके से पेशेंट ठीक होता है। तो सर एक्सरसाइज की क्या भूमिका होती है डिप्रेशन जैसे मानसिक स्थिति से दूर रखने में? एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनको रेगुलराइज करता है, और न्यूरोकेमिकल्स की डिस्ट्रप्शन की वजह से, न्यूरोकेमिकल्स के लेवल में गड़बड़ी की वजह से ही डिप्रेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके न्यूरोकेमिकल्स के लेवल नॉर्मलाइज होते हैं और पेशेंट का डिप्रेशन ठीक होने लगता है। और दूसरी चीज़, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादातर आदमी सुबह के समय उठेगा, मोस्ट ऑफ द लोग यही करेंगे कि सुबह के समय उठ के एक्सरसाइज करेंगे। और सुबह उठना, सुबह के समय, सुबह 6-7 बजे के आसपास जब आप उठते हो और बाहर धूप में निकलते हो तो वो धूप भी आपके डिप्रेशन को दूर करने में बहुत मदद करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं डिप्रेशन के मरीज़ को सुबह जल्दी उठा करके मॉर्निंग वॉक के लिए भेज दीजिए। जी सर, डिप्रेशन से बचने के कुछ आम उपाय भी हैं? देखिए, डिप्रेशन से बचने के तो कोई उपाय नहीं है। मेन चीज़ बस ये है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि डिप्रेशन कब है, किसको हुआ है, किसको हो सकता है, या आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक बार उन चीज़ों से अवेयर रहेंगे, उसकी जानकारी रहेगी, तो डिप्रेशन होगा भी तो आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेंगे। और अगर आपको मालूम है कि हाँ डिप्रेशन हो सकता है, तो आप काउंसलिंग वगैरह करके पहले ही उस चीज़ को होने से रोक सकते हैं। दवाइयाँ तो यूजुअली नहीं शुरू की जाती जब तक कि लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन काउंसलिंग आप शुरू करके उसको, डिप्रेशन को सेटल होने से रोक सकते हैं। सर, डिप्रेशन आज के समाज में कितना कॉमन है? देखिए, डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो इस समय डाटा आ रहे हैं उनके हिसाब से 52% लाइफ टाइम जैसे डाटा आ रहे हैं उसके हिसाब से 52% लाइफ टाइम इंसिडेंस है डिप्रेशन का। इसका मतलब कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। तो आज के परिस्थितियों में, और जैसा कि आजकल का समाज चल रहा है, हम लोग डिप्रेशन को बहुत कॉमनली पाते हैं। ये बात अलग है कि लोग उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, लोग पहचान नहीं पाते और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। परंतु डिप्रेशन तो अपनी समस्याओं के साथ मुंह फाड़े खड़ा है हम लोग के सामने। सर, डिप्रेशन से और क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, डिप्रेशन सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अफेक्ट करता ही करता है जिसको कि डिप्रेशन हुआ है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसकी पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा गया है, ना वो ठीक से सो पा रहा है, न जग पा रहा है, न काम कर पा रहा है, न उसका किसी काम में मन लग रहा है, वो चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा रहा है। ये सब चीज़ें तो उसके व्यक्ति के लेवल पे है। पर अब देखिए इसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। उसके इस व्यवहार की वजह से उसका अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर के लोगों से किच किच हो रही है, उसकी पत्नी से, बच्चों से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। जब वो इस ढंग का व्यवहार कर रहा है तो उसकी जो अर्निंग है, जो कमाई है, अगर वो प्राइवेट कोई काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कहीं पे कोई दुकान लगाए हुए, तो वो मानी बात है उन सब जगहों पे वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। उसकी अर्निंग, उसकी जो पैसा कमाने की क्षमता है वो कम होती जाएगी। अब अगर वो किसी बड़ी कंपनी में है, किसी कॉर्पोरेट जॉब में है या किसी सरकारी संस्थान में है, तो उसकी इस व्यवहार की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब उससे उम्मीद की जा रही है कि वो एक दिन में 10 फाइलें निपटाए, वो 4 फाइलें भी नहीं निपटा पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो संस्था में वो काम कर रहा है उस संस्था की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या अगर प्राइवेट में है तो हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार से ये डिप्रेशन एक व्यक्ति को हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके आसपास के सभी लोगों को वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। सर, डिप्रेशन का बॉडी के हार्मोन से क्या रिलेशन है? देखिए, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं जी। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, थायराइड है, आपके टेस्टोस्टेरॉन्स हैं। इस टाइप के कई ऐसे हार्मोन हैं जो कि व्यक्ति के मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब जो हैं, इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन की वजह से इन हार्मोन्स का लेवल भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। दोनों वाइस वर्सा होता है। अब रही बात डिप्रेशन, 2 मुख्य बीमारियां जो डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, वो
इन हार्मोन से जुड़ी हुई होती है। एक तो आपकी सीजनल डिप्रेशन, दूसरे आपके पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और तीसरा आपके प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया। बेसिकली ये 3 टाइप की चीज़ें जो हैं ये हार्मोन के लेवल से इनका रिलेशन होता है। अब आप अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे आइए, तो जब किसी महिला के बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अचानक से कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उस समय हार्मोन्स के लेवल बॉडी में बढ़े रहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद अचानक से वो लेवल कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिसको हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उसमें थोड़ा उन्माद की स्थिति भी हो जाती है, तो उसको हम लोग पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। दूसरा आपका आता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया। हर महिला के जब पीरियड्स आते हैं, जब माहवारी आती है, उसके पहले उसके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कुछ कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को माहवारी के कुछ दिन पहले डिप्रेशन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात के हिसाब से होता है। ये परिवर्तन यूजुअली धूप की वजह से होता है। जो धूप का लेवल है हम लोग की बॉडी के ऊपर जो धूप का असर पड़ता है, उसकी वजह से जो हार्मोन्स के लेवल में कमी या जाती होती है, उसकी वजह से कुछ व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में जाड़े के समय में जब बरसात होती है तो बहुत सारे लोग आपको डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सर इन सब चीज़ों से बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, जानकारी ही बचाव है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप प्रिकॉशनरी कोई दवा नहीं दे सकते हैं जी। जानकारी ही बचाव है। अब जानकारी में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आ जाती है कि पेशेंट की सुरक्षा। अगर पेशेंट डिप्रेशन में है और आदमी उस पर, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो इसलिए बचाव के लिए आपको ज़रूरी है जानना, पहचानिए डिप्रेशन को, और अगर आपको थोड़ा भी लगता है डिप्रेशन में है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि जो पेशेंट है वो सुसाइडल है या नहीं है। तो पेशेंट की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब पेशेंट डॉक्टर के पास आ गया तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उसकी डायग्नोसिस बनाना। डिप्रेशन हुआ है तो क्यों हुआ है? डिप्रेशन के जितने भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि किन वजहों से हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी कारण पे, किसी न किसी कंक्लूज़न पे पहुँचें कि आखिरकार इसको डिप्रेशन क्यों हुआ है। जब हम एक बार कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं तभी हमारी ट्रीटमेंट लाइन डिसाइड होती है कि हमको इसको कौन सी दवाइयाँ देनी हैं और इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, और इसकी काउंसलिंग में किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देनी है, किन चीज़ों को देना है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बिना कंप्लीट काउंसलिंग और बिना ड्रग्स के दोनों चीज़ों को मिलाए बिना आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता है। इसके बाद जो है फिर उसके बाद ज़रूरी है कि पेशेंट जो है प्रॉपर्ली दवा खाए और फैमिली का सपोर्ट मिले। घर वालों को ये नहीं बोलना है कि यार इसको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि देखने में तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है। घर वालों को सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं देंगे तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। सर, समाज को डिप्रेशन के प्रति जागरूकता की कितनी ज़रूरत है? समाज में डिप्रेशन के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है, नंबर 1, क्योंकि एक तो ये बीमारी बहुत कॉमन है, जितना हम आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़, ये बीमारी ऐसी है जो कि आपके पूरे घर को ख़त्म कर देती है, आपके पूरे संस्थान को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए हम अगर जितना जल्दी इस बीमारी को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम नुकसान से बचेंगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने ठीक से इलाज नहीं किया तो ये लंबे समय तक चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, आपकी अर्निंग कम होती जाएगी, आपके रिलेशंस ख़राब होते जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों इतना नुकसान झेल रहे हैं। इसलिए समाज को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सर, आखिर में क्या आप हमारे दर्शकों को मानसिक स्थिति या डिप्रेशन से जुड़ी कोई और जानकारी साझा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डिप्रेशन या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस, किसी भी मनोरोग या किसी भी मानसिक रोग की दवाइयों से डरने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर आप किसी प्रॉपर अच्छे एजुकेटेड ट्रेंड साइकेट्रिस्ट से या न्यूरो साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सही हाथों में हैं। कोई भी डॉक्टर डिप्रेशन का इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो मानसिक रोगों में
मेंटल हेल्थ को डील करने में ट्रेंड नहीं है, तो वो डॉक्टर सिर्फ इसलिए कि उसने वो दवा लिख सकता है वो डिप्रेशन का इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि डिप्रेशन में व्यक्ति क्यों गया और किस टाइप का डिप्रेशन है, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो इसके सही व्यक्ति के पास जाना, सही समय तक इलाज लेना और बिना डरे जितना बताया जा रहा है उतनी दवाइयाँ लेना, वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन सी लोगों के अंदर धारणा है कि साइकेट्रिस्ट तो केवल सोने की दवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सोने की दवा दिया भी जाता है और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। हम लोग का मेन उद्देश्य ये होता है कि पहले डिप्रेशन या जो भी मानसिक रोग है वो ठीक हो। और जहाँ तक नींद की दवाइयों का सवाल है, वो कभी कभी देना इसलिए पड़ता है कि जब हमको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर आत्महत्या वाले विचार आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम पेशेंट को सुला के रखें। तो इसलिए अगर हम नींद की दवा दे रहे हैं मरीज़ को, तो मरीज़ के भले के लिए दे रहे हैं, हम उसके लिए नुकसान नहीं करेंगे। जिस दिन हमको ये लगेगा कि अब इसको नींद की दवा की आवश्यकता नहीं है, अब ये आराम से अपनी लाइफ नॉर्मल दवाइयों से चला सकता है, उस दिन नींद की दवाइयाँ हटा दी जाती हैं। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, जो आपने डिप्रेशन से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आप सब ने देखा, आज हमारे साथ थे डॉक्टर सौरभ टंडन, जिन्होंने हमें डिप्रेशन के उपाय, साथ ही साथ इसके अनजान सिस्टम के बारे में बताया और इन्होंने जागरूक किया कि कैसे इससे बचे या इसका इलाज कैसे करवाएं। ऐसे ही और प्रशंसनीय लोगों के साथ हम आपको जोड़े रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। नमस्कार।